नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी 2023 के पेपर एनालिसिस के अंदर। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो के बीच में दूसरे वीडियो के बीच में काफ़ी गैप हो गया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सॉरी। तो ये था, कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं बन पाई थी, मगर अब हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी वीडियो है वो जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करेंगे और हम इसका फुल एनालिसिस देखेंगे हमारे एक्सप्लेनेशन बेस पे। ठीक है, तो आप में इसमें सारी की सारी चीज़ें वो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका क्या है, अभी जब हमारी ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी सारी की सारा पेपर, तो उसकी एक मर्ज वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा जो सेट नंबर ए है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कहता है भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो झेलम नदी है वो वुलर झील से होकर बहती है। ठीक, अगला कथन हमारा कहता है जो कृष्णा नदी सीधे हमारी जो कोल्लूर झील है क्या क्या करती है, भ्रमण करती है। ठीक, अगला कथन कहता है गंडक नदी के विसर्प, विसर्प मतलब कुछ इस प्रकार से अगर गंडक नदी बहती है तो वहाँ पर एक प्रकार की कौन सी, जो वहाँ कांवर झील का क्या करती है, हमारे वहाँ निर्मित करती है, उसका निर्माण करती है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी कौन से इसमें से, यानी एक प्रकार से। तो इसमें पूछा गया केवल एक, केवल दो या केवल तीन। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, यानी इसमें से केवल केवल एक है वो हमारा सही है, बाकी हमारे जो दो कथन है वो गलत हैं। देखिए कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले कहता है जो हरमुख पर्वत कित जो तलहटी में स्थित है, जो हमारी जो वुलर झील है, कहाँ पर स्थित है हमारी वुलर झील, ये हमारी जो हरमुख जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर ये स्थित है। और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो सबसे पहले हमें ये भी पता चलता है जो वुलर झील है वो कौन सी हमारी ताजे पानी की झील है। वुलर झील के पानी का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सी, हमारी झेलम नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर वुलर झील कौन सा कह रखा है, वुलर झील हमारी झेलम नदी है, तो हमारा जो पहला कथन है वो सही होता है। ठीक है, तो ये उसका क्या है, एक स्रोत है। और इस झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप है जिसे इसमें क्या नाम दिया गया है, जाइना लिंक के नाम से, जो जाइना कल के नाम से इसको भी नाम दिया गया है। इस द्वीप का जो निर्माण था राजा जेनुल जो अबीदीन थे उन्होंने करवाया था। और वुलर झील को प्राचीन काल में मौजूद जो सतीश झील के नाम के से भी का नाम के भी अवशेष के अंदर कहा जाता है। इस झील का परिसर एक लोकप्रिय सूर्यास्त बिंदु भी है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत था, सॉरी सही था। अगला कथन कहता है भी जो कोल्लूर झील है वह प्राकृतिक जो यूट्रोकिफ झील है एक प्रकार से, यानी प्राकृतिक रूप से निर्मित एक झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदी के प्रमुख दो नदी घाटियों से के बीच में स्थित है। तो इसमें हमारी कहाँ पर कहा गया है, हमारी जो कोल्लूर झील है वो कृष्णा नदी की बात कही गई है, तो ये बात गलत है। तो कौन सी दो नदियां हैं उनके बीच में, ये हमारी दो नदियां हैं, कौन कौन सी, गोदावरी और कृष्णा जो नदी है उनके बीच में ये स्थित है। ठीक है, और जो दो मौसमी नदियां कौन कौन सी, जो बेडामुर और दूसरी तांगलूर की कई जो नालियों और चैनलों से क्या होती है, पोषित होती है, यानी इसमें जो पानी है वो इस प्रकार की जो छोटी छोटी नदियां हैं और नालियां हैं उनसे इसका पानी बनता है, या वहां से अपना पानी ग्रहण करती है, जो कि डेल्टा के बीच एक प्राकृतिक बाढ़ संतुलन और जलाशय के रूप में भी कार्य करती है। ठीक, इसके बाद में हमारी जो कांवर झील है वो बिहार में अवस्थित है, जो कभी कभी हमारी जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, या उनकी एक भूमि है, स्थलीय भूमि है। और एशिया की सबसे ताजे पानी की एक गोखुर झील है। तो ये क्या है, एशिया की सबसे ताजे पानी की झील है, गोखुर झील है, जो कि हम मरण संपन्न आर्द्र भूमि परिस्थिति है, यानी क्या हम कह सकते हैं ये भी वर्तमान स्थिति के अंदर वो धीरे धीरे सूख रही है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है, जिसको हम बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं, उसकी एक है, उसके जिसको विस्थापन यानी उसके सर्प के अनुसार ये क्या होती है, निर्मित होती है, के कारण अवस्थित बनी एक के है गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब जब कभी कोई नदी है वो ऐसे विसर्प के रूप में आती है तो क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, तो ये पानी जब ऐसे मिल जाता है, ठीक है, कटाव के कारण, तो इस जगह क्या होता है, एक झील का जो निर्माण होता है, इस प्रकार की झील को हम गोखुर झील का नाम देते हैं। यह बूढ़ी गंडक नदी और जो बासमती नदी के पूरा चैनल के बीच में अवस्थित है। ठीक है, बनी एक उथली स्थायी और जिसको हम कहते हैं अल्पकालिक आर्द्र भूमि की श्रृंखला में सबसे बड़ा है। कंवर झील को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित की गई के क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी इसके तहत हमने इसको अधिसूचित क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया है। और यह पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे 1986 में बिहार सरकार द्वारा संरक्षित घोषित भी किया गया था। और भारत सरकार ने 1989 में
इसे एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी इसको घोषित किया था गया, जो भारत का एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो तीसरा कथन जो क्या कहता था, हमें कहता था जो हमारी जो गंडक नदी है वो इस तरफ से कांवर झील का निर्माण करती है, तो ये भी बात हमारी गलत होती थी। ठीक, तो ये जैसे बूढ़ी गंडक नदी है उसके बारे में दे रखा है भी, जो बूढ़ी गंडक नदी है वो पश्चिम चंपारण जिले के सोमार नदी जो पहाड़ी हैं उनके झरनों से निकलती है। तो क्या हो सकता है अगली बार बूढ़ी गंडक नदी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, जैसे अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन था उससे संबंधित जो क्वेश्चन था वह 2022 में आया था, और जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के रिलेटेड एक कन्वेंशन और हुआ था, उसके साथ ही उस पर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो अगली बार हो सकता है हमारा जो बूढ़ी गंडक है उस पर पूछ लिया जाए। जो नदी के ऊपरी भाग को क्या करती है, जो सिरकचना के नाम से जाना जाता है, जो हमारी जो गंडक नदी है उसका यह दक्षिण पूर्वी दिशा में पश्चिम चंपारण से जिले से होकर ये बहती है। तो ये सारा का सारा उसी के बारे में दे रखा है। ठीक है, और ये किन किन क्षेत्रों से बहती है, जैसे मानस है, हरबह है, जो तिवाले है, सीरिया है, इस प्रकार जो सॉरी सीरवे है, तो इनके आसपास ये नदियाँ आपस में जुड़ती हैं और ये इनकी एक सहायक नदी है। एक यहाँ पर जो टियर नदी के संगम के बाद ये क्या है, सिकरचना को बूढ़ी नदी के यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी एक प्रकार से बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। और बूढ़ी गंडक बेसिन उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कौशिन बेसिन और पश्चिम में जो हमारी गंडक बेसिन से घिरा हुआ होता है। यह बेसिन बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरनगर और जो सिमपुरपुरी और खगलियांग जिले तक आकर फैली हुई है। ठीक है, और इसके बारे में बस यही है, जो गंडक नदी है वो हिमालय के चोटी के नेपाल है वहाँ से निकलती है और ये लगभग 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। बस इसी के बारे में ये सारा दे रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन था हमारा सेट नंबर ए का। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा, भी कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कहता है, एक तरफ हमारे जो पोर्ट दिए गए हैं जिसको हम पतन बोलते हैं, और जिस तरफ वे किसके लिए विख्यात है और किसके लिए फेमस है। तो पहला हमारा कहता है भी जो कामराजक पोर्ट है वो हमारा भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। ठीक है, और पहला यानी इसको हम एक कंपनी के रूप में भी जानते हैं। ठीक, अगला हमारा कहता है जो मुद्रा पोर्ट है वह भारत में निजी स्वामित्व वाला भारत का सबसे बड़ा पतन है या सबसे बड़ा क्या है, पोर्ट है। उसके बाद में हमारा जो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो भारत में सबसे प्राचीन व अद्रपतन का एक पोर्ट है। ठीक, तो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो बी हमारा इसका राइट आंसर होता है, यानी इसमें से 2 सही हैं जबकि एक क्या है, गलत है। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमारा तो जो जैसे कामराज पोर्ट था वह चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर दूर उत्तर के कोरामंडल तट पर क्या है ये स्थित है, और ये भारत के जो 12 प्रमुख बंदरगाह है उनमें से क्या है, एक है। यह भारत का पहला बंदरगाह है जो एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा इसको क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। और मार्च 1999 में बंदरगाह को भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में भी क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और अक्टूबर 1999 में कंपनी अधिनियम के तहत जो ये पोर्ट था इसको एनोर पोर्ट लिमिटेड के रूप में भी शामिल किया गया था। तो हम इससे कह सकते हैं ये क्या हो सकता है, एक कंपनी के रूप में भी पंजीकृत है। ठीक है, उसके बाद में हमारा कहता है भी जो मुद्रा जो हमारा बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है, निजी बंदरगाह है। ठीक, निजी मतलब ये जो पर्सनल जो हम कह सकते हैं भी किसी निजी कंपनी के स्वामित्व के अधीन ये आता है, जो गुजरात के कच्छ के में क्या है ये स्थित है। और जो मुद्रा है कच्छ की खाड़ी में उत्तर के किनारे पर क्या है ये अवस्थित है। ठीक, तीसरा हमारा कथन कहता है कि जो नवी मुंबई के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है हमारा, ठीक है, जो बंदरगाह प्राधिकरण भारत के प्रमुख जो कैंटर हैंडलिंग बंदरगाह है। कैंटर हैंडलिंग मतलब जो इसके प्रमुख बंदरगाह है, जिससे क्या है काफ़ी अन्य जो देशों के जो बंदरगाह है वो भी क्या है इससे जुड़े हुए हैं। जो भारत के जो प्रमुख जो बंदरगाह करेक्टर है उनमें से कितने लगभग 50% हिस्सों के इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो ये लगभग माना जाता है ये जो हमारे जो 200 जो विदेशों के जो पोर्ट है उनके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर था इसका जो 2 हमारा था कथन था, जैसे इसमें विशाखापट्टनम दिया गया है तो ये हमारा जो विशाखापट्टनम पोर्ट नहीं है, ये कौन सा हमारा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वह इससे संबंधित है, न कि जो विशाखापट्टनम। ठीक है, बाकी ये जो पहले 2 थे वो क्या थे, सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित वृक्षों पर हमें विचार करना है। तो एक तरफ हमारे वृक्ष दिए गए हैं तो हमें दूसरा बताना भी किस श्रेणी से संबंधित है। तो पहला हमारा होता है कलहट। ठीक है, जो हमें बताना भी कौन से पर्णपाती वृक्ष है, जैसे कलहट है, महुआ है, सोगान है। तो हमें ये बताना भी कौन से पर्णपाती
वृक्ष हैं। तो पर्णपाती वृक्ष मतलब ऐसे वृक्ष होते हैं जो एक निश्चित ऋतु के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पतझड़ ऋतु बोलते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, अपने पत्तों को ये गिरा देते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो इसका भी हमारा आंसर है भी 2 इसमें से सही होंगे, यानी इसमें से हमारे जो 2 जो कथन है वो सही है, जबकि एक हमारे इसके अंदर वो गलत है। ठीक है, तो क्या कहता है भी जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, में पर्णपाती प्रकार के जो वृक्ष या बायोमास इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो एक मौसम के अनुसार अपने पत्ते को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, तो हम जिसको पतझड़ ऋतु बोलते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, अपने पत्तों को ये गिरा देते हैं। ये भारत में सबसे अधिक स्थानों पर क्या है, विस्तृत है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, यानी मानसून जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो तब ये हरे भरे हो जाते हैं, और जब क्या होते हैं, बारिश यहाँ नहीं होती है, शुष्क के प्रकार की जो जलवायु हो जाती है, तो ऐसे में क्या होते हैं, ये जो वन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। वे उन क्षेत्रों में जहाँ 700 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, तो कहाँ से, सॉरी 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास की जो वर्षा होती है उस क्षेत्रों में काफ़ी फलते फूलते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को नए और शुष्क पर्णपातियों में भी हम विभाजित करते हैं। किस किस में, जैसे जल की होती है उसके आधार पर हम इसको नम या फिर शुष्क पर्णपाती के तौर पर हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जो हमारे जो नम पर्णपाती जो वन होते हैं उन क्षेत्रों में अधिक विस्तृत होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, लगभग 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और यहाँ की जो लकड़ियाँ होती है वो काफ़ी नरम होती है। ठीक है, ये वन पूर्वोत्तर राज्यों में जो हिमालय के जो तलछटी क्षेत्र हैं, हमारा जो पश्चिमी घाट के जो पूर्वी जो ढलान है उस पर, और उड़ीसा में मुख्यतः ये वाले वन पाए जाते हैं। और जो सौगान होते हैं, उस सौगान है इसके अंदर जैसे साल है, शीशम है, हरुआ है, महुआ है, तो ठीक है, और साथ साथ जो आंवला है, सेमूल है, केसूम है, चंदन है इत्यादि, इस प्रकार के जो वन है वो हमारे इस प्रकार की कौन सी, जो हमारी जो ये नम पर्णपाती जो वन है उसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन के अंदर कौन कौन से दे रखते हैं, जैसे महुआ है और सौगान है। ठीक है, तो वो हमारे इससे क्या है, संबंधित है। उसके बाद में हमारा क्या कहता है, जो एक होता है सूक्ष्म पर्णपाती वन। ठीक है, ये क्या होता है, भी विशाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर क्या होते हैं 70 से 100 सेंटीमीटर की आसपास की जो वर्षा होती है वहां पर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये मुख्यतः प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों व उत्तर प्रदेश या बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी उससे कम, मगर यहाँ पर जो वर्षा होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। प्रायद्वीप पठार और उत्तरी भारतीय मैदानों में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिन जंगलों में खुले हिस्सों में के साथ एक क्या जो पार्कलैंड यानी एक प्रकार से जो पीक लैंड यानी एक प्रकार से आर्द्र भूमि होती है, यानी जो चिपचिपी इस प्रकार के जो भूमि होते हैं उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जिनमें सौगान और घास में पेज प्रकार के अन्य पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क मौसम के जो पेड़ होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, अपने पत्ते को गिरा देते हैं, जैसे तेंदुआ है, पाल है, ठीक है, अमरताल है, बेल है, खेर है। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं वो किसमें, जो हमारे शुष्क पर्णपाती जो वन है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और ये जो वृक्ष है वो हमारे राजस्थान के जो पश्चिम क्षेत्र भाग है, दक्षिणी भाग है, और कम क्षेत्र यानी कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर ये इस प्रकार के जो वृक्ष है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या होती है, हमें 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, जबकि राजस्थान का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती है। जो जैक फ्रूट होते हैं वो एक प्रकार से सदाबहार जो पेड़ होते हैं, कौन से, जो हमारे जैक फ्रूट टाइप के जो पेड़ होते हैं वो किसमें, ठीक है, जैक फ्रूट मतलब जो हमारी जिसको हम बोलते हैं कलहट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो कलहट होते हैं वो पेड़ का जो हमारे जो सदाबहार पेड़ होते हैं, ठीक है, जहाँ के वे मूल निवासी होते हैं, तो ये जो पेड़ होते हैं वो लगभग सदा ही हरे रहते हैं, कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। इनके समय फल और टीका जो टिकाऊ लकड़ी के लिए आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय व्यापक रूप में क्या होता है, उगाया जाता है। यह दुनिया में सबसे बड़ा एक वृक्ष माना जाता है, जो कि जतिन फल भी इसके अंदर इसका निर्माण करते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास तक की होती है। ठीक है, जो फल होता है तो उसकी लंबाई होती है, उसके फल की लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर के आसपास की, और उसका जो वजन होता है वो लोग 18 किलो के आसपास उसका क्या होता है, वजन होता है। ठीक है, तो इसका हमारा भी राइट आंसर होता था, बी हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारा हम कह सकते हैं जो ये क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक सर्वे से आया है डायरेक्ट हमारा ये जो क्वेश्चन। तो पहला कहता है भी चीन की तुलना में भारत के पास क्या है, अधिक कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, तो यानी ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि होती है वो भारत के पास चीन की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। अगला माता कहता है भी चीन की तुलना में भारत में
जो सिंचित क्षेत्रों का जो अनुपात है वो भी क्या है, अधिक है। यानी भारत का जो सिंचित क्षेत्र है वो भी क्या है, चीन की तुलना में अधिक है। अगला कहता है चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत हमारी जो उत्पादकता है वो भी क्या है, हमारी अधिक है। यानी हमारी जो उत्पादन है उससे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीन के साथ हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहता है वो भी हमारा क्या रहता है, यही रहता है भी हमारे जो उसका जो उत्पादन है वो हमसे कम है, जबकि हमारी जो भूमि है उससे क्या है, ज़्यादा है। तो पूछा गया हमारा जो इसमें सही कथन कौन सा है, इसका भी हमारा जो राइट आंसर है वो बी ही हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो दो कथन है वो सही है, बाकी तीसरा जो कथन है वो हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो कहते हैं भारत और जो हम जानते हैं जैसे भारत और चीन है वह सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, हमारी आबादी है, यानी जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है। मगर हालांकि चीन लगभग कितने 120 मिलियन हेक्टेयर और भारत 156 मिलियन हेक्टेयर पर क्या है, सीमित यानी कृषि योग्य भूमि हमारे यहाँ है। ठीक है, तो चीन के पास कितनी है, 120 मिलियन और भारत के पास कितनी है, 156 मिलियन के आसपास है। दोनों देशों को अपनी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन या चारा या फाइबर का उत्पादन करने की क्या है, मुख्य चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो हमें क्या है भी हमारे जो खाद्य की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। दोनों देशों के ने कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाया है, जिसकी शुरुआत कब की थी, लगभग 1960 के दशक में की थी। इस दशक के मध्य उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज, तो हमने क्या किया था 1960 के दशक में हमने ऐसे बीजों का निर्माण किया था जिससे क्या हो, उनकी उत्पादकता क्या हो, ज़्यादा हो। साथ ही साथ हमने क्या होता, हमारा जो सिंचित क्षेत्र है उसमें हमने वृद्धि की थी। ठीक है, हमारी सीमित भी जो कृषि पर हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमने अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक थे उनसे संबंधित हमने क्या किया था, इनका उपयोग करना भी हमने शुरू किया था। साथ ही साथ कृषि के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीनीकरण था उसका उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और चीन का जो सिंचित क्षेत्र योग्य क्षेत्र कितना है, 41% है। यानी जितना भी क्षेत्र है चीन का कितना है, 41%, जबकि जो भारत का क्षेत्र है वो कितना है, 48% है। ठीक है, और इस सिंचाई के परिणाम स्वरूप भारत लगभग 198 मिलियन हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र की तुलना में चीन का कुल बायोमास कितना है, 166 है। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर पर क्या करता है, खेती करता है। खेती के तहत बहुत कम भूमि का के साथ ही हम चीन के साथ लगभग कितना 1.367 यानी हम कह सकते हैं 1367 बिलियन मूल्य की कृषि का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जबकि जो भारत है वो केवल और केवल 407 बिलियन से क्या करता है, इसका निर्माण करता है, जो कि कहीं न कहीं भारत से 3 गुना है चीन का जो व्यापार है वह। ठीक है, उच्च और उच्च और व्यय का परिणाम स्वरूप बेहतर बीज आमतौर पर क्या होते हैं, अधिक उर्वरता की मांग को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ऐसे बीजों की उर्वरता में अधिक हो वो क्या करते हैं, उनकी मांग को पूरा करते हैं। और 2016 में चीन की उर्वरक खपत कितनी थी, 503 किलोग्राम हेक्टेयर थी, जो कि कृषि योग्य क्षेत्र थी। जबकि जो भारत की कितनी थी यहाँ पर 166 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं तो हमारी जो उत्पादकता है वो क्या है, हमारी चीन की तुलना में थोड़ी कम है। ठीक है, जबकि इसमें क्या कह रखा, तो उत्पादकता हमारी अधिक है, तो ये बात कह रखी थी, तो ये गलत थी, जबकि हमारी उत्पादकता क्या है, कम है। ठीक है, और जगह विश्व बैंक के अनुसार भी अगर हम बात करें तो इसका जो ये जो आंकड़ा था वह किसका, विश्व बैंक का था। और कोई आश्चर्य नहीं होता भी अधिकांश फसलों में चीन की जो उत्पादकता भारत की तुलना में कितनी है, भी 50 या 100% की अधिक है। ठीक है, तो जहाँ भारत की जो फसल है उसके अंदर अगर 100 क्विंटल होता है तो चीन की क्विंटल है उसके अंदर लगभग 1000 यानी उससे 100 गुना ज़्यादा है। अगर 1 क्विंटल है तो चीन वहाँ से 100 क्विंटल से ज़्यादा वो क्या करता है, उत्पादन करता है। भारत में खाद्य की कृषि उपज लगभग 1950-1951 में 4 गुना अधिक हुई है। तो हमारी जो खाद्य उत्पादकता है वो तो हमारी क्या है, बड़ी है। जबकि खाद्यान्न की जो औसत उत्पादकता किलो हेक्टेयर थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्या उत्पादकता बढ़ी है, अगर हमारी ज़रूरतें भी साथ साथ हमारी क्या है, बढ़ी है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वह इकोनॉमिक सर्वे से था, डायरेक्ट का डायरेक्ट। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कह देखा है जो समुद्री सतह यानी समुद्र सतह में पूर्ववर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है। किसमें, समुद्री सतह में पूर्ववर्ती यानी पहले की तुलना में क्या है, वहाँ पर क्या है, गिरावट हुई है। तो ये हमें बताना है जिसमें वर्तमान समय में क्या करता है, जो सुविस्तृत यानी कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो ऐसी कौन सी भूमि सुविस्तृत यानी जो कच्छ के समान क्या हुई है, वह विकसित हो गई है, जो कि क्या कहते हैं, समुद्र के प्रभाव के कारण। ठीक है,
तो ऐसे ही है हमारा क्या है भी जो एक प्रकार से जो कच्छ का जो रण ही है, ठीक है, जहाँ पर हमें दरारनुमा जो आकृति की हमें जो भूमि दिखाई देती है, उस पर क्या हमें धीरे 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 हमें यानी नमक का क्या हो गया, एक परत सी उसके ऊपर बन गई है, जिसकी वजह से क्या है वह बिल्कुल ही बिल्कुल हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो अम्लीय प्रकार की मिट्टी बन गई है, जिसमें ये जो कि कृषि योग्य नहीं रही है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, कच्छ का जो रण है वही हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो क्या कहता है अभी जो कच्छ का जो रण है वो समुद्र से अंतर्देशीय तक एक दरार युक्त भूमि का एक विस्तार, हम क्या कहते हैं विशाल विस्तार है यहाँ पर। ठीक है, तो हम समुद्र के तल से लेकर जब हम भूमि के जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, एक प्रकार से जो दरार नुमायुमा हमारी जो भूमि है उसका हमें देखने को मिलती है, जो कि जल जहाँ पर क्या होती है, जल की क्या न्यूनता, यानी हमारा जल है वो कम होता है, रेगिस्तान प्रकार का क्षेत्र होता है, गुलाबी जो राजहंस प्रकार के जो यहाँ पर पाए जाते हैं, साथ साथ जो जंगली गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं, सॉरी जो गधे हैं वो यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ के क्या है मूल निवासी है, साथ साथ झकझोरने वाली और आश्चर्यजनक यहाँ की जो क्या है कह सकते हैं एक प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर है। ठीक है, और इस प्रकार के जो पशु हैं वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ जो बेलनाकार मिट्टी के जो क्या करते हैं जो भृंगो यानी झोपड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है, साथ साथ जो जनजातीय बस्तियाँ कच्छ के जो हम कहते हैं कच्छ के कढ़ाई टाई या फिर या जो डाई करने या चमड़े का काम करने या मिट्टी के जो बर्तन बनाने या जो हम कह सकते हैं बेल धातु शिल्प एकमात्र जीवित विशेषज्ञ परिवार द्वारा प्रसिद्ध जो रेंगन पेंटिंग यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ से जो निकलने वाले जो हमारे जो पदार्थ है उनसे उनके द्वारा एक पेंटिंग की जाती है जिसका नाम है रंगन पेंटिंग, इनका मुख्य अवस्थित है। रण से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में कच्छ का एक छोटा सा रण है, ठीक है, जिसमें लगभग 4,953 वर्ग किलोमीटर का है, और यह जंगली गधा अभ्यारण्य अवस्थित है, जहाँ पर हमें क्या है जो चेस्टन रंग में भारतीय जंगली गधे खुर के साथ साथ जो हमारी जो नील बेल है, साथ साथ ब्लैक बग्स है या चिरंगा है, वो एकमात्र यहाँ पर क्या है जो शेष आबादी का है यहाँ पर घर माना जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर जो ये जो प्राणी हमें देखने को मिलती है। यह क्षेत्र कभी अरब सागर का एक विशाल उथला हुआ क्षेत्र हुआ करता था, जो कालांतर में यह क्षेत्र अंततः एक मौसमी दलदली नमक रेगिस्तान के रूप में विकसित हो गया या वह बन गया है। ठीक है, और मानसून के दौरान यह दलदली पानी में से भी भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ की जो आर्द्र भूमियाँ होती है उस पर भी क्या होता है नमक की एक सफेद रंग की परत सी बन जाती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर था हुआ था डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है अभी भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो हमारी जो इल्मेनाइट और रूटाइल निम्न में से किस के लिए समृद्ध स्रोत है। तो ये हमारे किसके स्रोत हैं अभी कौन कौन से, एक तो हमारे जो इल्मेनाइट है और दूसरा हमारा कौन सा है रूटालाइट है। ठीक है, तो ये हमारे जो टाइटेनियम है उसके ये क्या है स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो क्या है अभी भारत में जो भारी जो खनिज हैं में बड़े संसाधनों से क्या हुए ये संपन्न हुए हैं। भारी जो खनिज होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, जो मुख्य रूप से देश के तटीय हिस्सों में और अंतर्देशीय जो हमारे जो फ्लेयर्स हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। भारी खनिज रेत में 7 रसायनों का एक क्या होते हैं समूह होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये हमारे जैसे इल्मेनाइट है, ल्यूकोनाइट्स है, ठीक है, रूटालाइट्स है, जिरकोनाइट्स है, सिलिमेट्स है, ग्रानाइट्स है और मोनोजाइट है। तो इस प्रकार के कुछ 7 होते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों होते हैं जिसमें इल्मेनाइट और जो रूटालाइट, ये हमारे जो टाइटेनियम होते हैं उनके 2 प्रमुख खनिज होते हैं। और टाइटेनियम जो डाइऑक्साइड बहुरूपों में हम रूटालाइट और एनाटाइट जो उसको बोलते हैं एनाटाइज होते हैं, उनके ही क्या होते हैं एक प्रकार के रूप ये होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है अभी संसार का लगभग जो 3/4 जो कोबाल्ट है, कितना क्या चीज जो कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरियों के निर्माण में आवश्यक वस्तु है। ठीक है, तो किस चीज़ से कोबाल्ट की बात हो रही है, जो कि हमारी जो विद्युत मोटर की जो हमारी जो बैटरियाँ बनाई जाती हैं उसमें ये क्या होता है उपयोग किया जाता है। तो पूछा गया है ये हमें जो किस देश का इसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, कोबाल्ट ये किस देश के द्वारा किए जाते हैं, तो ये हमारा जो कोबाल्ट है ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो ये हमारा जो कोंगो है, ठीक है, जो कोंगो का जो लोकतांत्रिक गणराज्य है वहाँ पर क्या रहते हैं इसका जो यानी कोबाल्ट है उसका क्या करता है उत्पादन करता है, और वो भी कितना लगभग 3/4। ठीक है, तो 4 में से 3 हिस्सा किसके अंदर हमारे यानी कांगो है वहाँ पर ये उत्पादित होता है।
तो क्या कहता है, जो कोबाल्ट है वो जो निम्न कार्बन ऊर्जा प्रणाली में बदलाव में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित है, लेकिन धातु के भंडार केवल एक ही देश में भारी रूप से केंद्रित है। तो कहाँ पर, जो कांगा के अंदर ये क्या है, विकसित है, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमारा कांगो है, जिसको हम बोलते हैं हमारा जो एक प्रकार से गणराज्य कांगो, दुनिया से ज्ञात संसाधनों का एक आधा हिस्सा ये क्या किसके पास है, अकेले और अकेले हमारा कांगो के पास है। ठीक है, और वर्तमान में वैश्विक उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा क्या है, इसके पास विद्यमान है, किसका, कोबाल्ट का, जो किसके लिए उपयोग होता है, हमारी जो बैटरियां बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे जो सामानों में और विद्युत उपयोग में इनका क्या करता है, उपयोग किया जाता है। बस यही चीज़ इसके अंदर लिख रखा है। और कहीं न कहीं हम देखते हैं भी जो हमारी जो चार्जेबल बोर्ड बैटरी है उसी पर हमारा भविष्य वो टिका हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो पेट्रोल और डीजल की जो ऊर्जा की जो मांग है या जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, बंद हो जाएगी, जिसकी तुलना में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सा एक जो कांगो बेसिन का भाग है। ठीक है, किसका, जो कांगो बेसिन है उसका क्या है, एक भाग है। तो ये हमारा जो कैमरून है ये हमारा क्या है, इसका एक भाग है हमारा, किसका, कांगो बेसिन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। जो हमारा जो फरवरी 2023 में दुनिया के जो उष्ण कटिबंधीय जंगलों की स्थिति में पर किसके, हमारे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो हमारे जो जंगल है उसकी स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके अंदर जो अफ्रीका और एशिया के जो प्रमुख जो नेता थे उसके अंदर क्या उन्होंने तो भाग लिया था। और ये कहाँ पर लिया गया था, हमारा जो गेबोन है वहाँ पर ये क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। कांगो बेसिन पर केंद्रित चर्चाएं जो अमेजन की तुलना में अधिक ग्रीन हाउस गैस का क्या करती हैं, यानी क्या करती है, कार्बन का क्या करती है, संग्रहण करती है। ठीक है, तो कांगो बेसिन है वो क्या करती है, अमेजन जो हमारा जो जंगल है उसकी तुलना में हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका क्या करती है, ज़्यादा रूप में ये कार्बन को क्या करती है, स्टोर करती है, जो वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो रही है, गायब हो रही है, यानी धीरे धीरे क्या हो रही है, वह कम होती जा रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी हमारी जो ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन करने की जो स्टोर करने की क्षमता है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। जो कांगो बेसिन ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ साथ दुनिया में सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जो पीटलैंड पर क्या है, ये स्थित है। तो कौन कौन से, हमारे ब्राजील और जो हमारे इंडोनेशिया के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े हैं। कांगो बेसिन पीट जो दलदली जंगल है एक प्रकार का, तो ये क्या है, एक प्रकार का दलदली जंगल है जो लगभग 29 बिलियन टन कार्बन का क्या करता है, स्टोर करता है या उसको क्या करता है, भंडारित करता है, और लगभग 3 साल के वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बराबर। ठीक है, तो कितना, ये लगभग 3 साल का जो उत्सर्जन है उसके बराबर ये क्या करता है, स्टोर करता है। जबकि जो बेसिन एक वर्ष में लगभग कितना 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है, ये अवशोषित कर सकता है, कितना 1.2 बिलियन। ठीक है, और यह 6 देशों के बेसिन तक फैला हुआ है। तो कौन कौन से देश हैं इसके अंदर, एक कैमरू है, मध्य अफ्रीका है जिसको गणराज्य बोलते हैं, जो हमारा जो कॉन्गो है, कॉन्गो जो लोकतांत्रिक जो गणराज्य, जो कि अभी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए थे। जो इसके बाद में जो कांगो है, इसके बाद में जो इक्वेटोरियल जो गिनी है, इसके बाद जो गेब्रॉन है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारा जो ये जो कांगो जो बेसिन है वहाँ तक ये जो क्षेत्र इसके अंदर फैले हुए हैं। कांगो बेसिन दुनिया के अंतिम क्षेत्रों, जो हमारे जो अंतिम क्षेत्रों में से क्या है, एक है, जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उससे अधिक ये क्या करता है, अवशोषित करता है। तो ये जो कांगो बेसिन है दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है जो कि जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उससे ज़्यादा क्या कर रहा था, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर था वो ए हमारा इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है भी, जो हमारी जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हमारे जो विंध्य और सह्याद्री जो श्रेणियों के संगम पर स्थित है या संगम पर है। ठीक, अगला कहता है जो हमारी जो बिलीगिरिंग रंज जो हमारी पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी में सबसे पूर्वी भाग पर क्या है, अवस्थित है। अगला कहता है जो हमारी जो शेषाचल पहाड़ियाँ जो हमारी कौन सी, जो शेषाचल जो हमारी पहाड़ियाँ, जो शेषाचल जो हमारी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में सबसे दक्षिणी भाग पर क्या है, अवस्थित है। तो पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसके हम देखते हैं तो हमारे इसके जो सारे के सारे वो कथन है वो क्या है,
गलत है, क्रॉस मिसिंग किए हुए हैं, जिसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो होता है हमारा इसका डी, हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो हमारा जो पश्चिमी घाट है, जिसे हम क्या कहते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के रूप में भी इसको जानते हैं, तो वो हमारा कहाँ पर, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु राज्यों तक ये फैला हुआ है। तो यह कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है हमारा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। और भारतीय प्रायद्वीप के जो पश्चिमी तट के समानांतर कितना, लगभग 1600 किलोमीटर तक ये क्या विस्तृत है। और अगर हम इसको करें तो लगभग ये 1,60,000 के आसपास इसका जो वर्ग किलोमीटर एरिया क्षेत्र ये कवर करता है। ठीक है, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश राज्य के जो अनूप जिले से लेकर कितना, हमारा जो 1065 मीटर ऊंचे विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उनके जो मिलन स्थल पर जो शिलोंग प्रवेश के बीच में क्या है ये स्थित है। और उसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 1048 मीटर है। और नर्मदा नदी के साथ साथ ये सोन, महानदी और जो अनर्दोहे और गोदावरी की एक प्रमुख जो सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है, अनर्दोहे, ठीक है, उसका क्या है ये अवस्थित है, जो अमरकंटक पठार से क्या है निकलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पहला क्या कहता है, वैसे कथन पहला कहता है हमारा जो अमरकंटक का जो विंध्य और सह्याद्री पहाड़ियों तक का संगम है, तो ये बात गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नर्मदा और गोदावरी नदी है, उसके आसपास ये क्या है, फैली हुई है। अगला हमारा कहता है जो बिली ग्रीन जो कहते हैं बिली गिरिरंगा है, ये हिल्स, ये दक्षिण पश्चिम कर्नाटक में अवस्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, और जबकि कहता क्या है हमारा इसके बारे में, ये कहता है जो पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी में सबसे पूर्वी भाग है, नहीं, तो ये कहाँ पर है हमारी, ये हमारा जो दक्षिण पश्चिमी जो कर्नाटक है उसके आसपास ये क्षेत्र फैला हुआ है, जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु की सीमा पर क्या है अवस्थित है। इस क्षेत्र को जो बिलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर और जो वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी कहा जाता है। हालांकि सतपुड़ा रेंज जो मध्य भारत में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, और यह सीमा पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के माध्यम से पूर्वी की ओर ये क्या बढ़ती है, और छत्तीसगढ़ में क्या होती है ये समाप्त होती है। इसके बाद में जो हमारी जो शेष चमल पहाड़ियों को जो तिरुमाला रेंज के रूप में भी जाना जाता है, जो दक्षिण पूर्वी भारत के दक्षिण प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी घाटों का भी क्या है हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश के जो रायलसीमा क्षेत्र के तिरुपति जिले के जो शेष मंचल हमारी जो पर्वत श्रृंखला है उस पर क्या है ये मौजूद है। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा क्या होता है, जिसमें क्या कहता है हमारी जो शेष जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट में सबसे दक्षिणी भाग है, तो ये बात भी हमारी क्या है गलत है। ठीक है, जो है कहाँ पर ये हमारी लगभग हमारा जो दक्षिण पूर्व से जो हमारा जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके आसपास ये, और पूर्वी क्षेत्र के आसपास ये हमारा स्थित है। ठीक, तो राइट आंसर कोई भी सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा इसका डी, हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की जो कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारी जो कनेक्टिविटी परियोजना है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला हमारा कहता है जो स्मरणीय चतुर्थ परियोजना। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, तो ये जो परियोजना है तो ये हमारी जो तीन जो हमारी है जो उसको ये क्या है जोड़ती है इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या भाई स्मरणीय चतुर्थ परियोजना के अधीन पूर्वी पश्चिमी जो हमारी जो गलियारे कॉरिडोर है, जिसको मतलब डिब्रूगढ़ और सूरत को क्या करती है अवसर में जोड़ती है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या दिल्ली है, दिल्ली से यहाँ पर गुजरात, गुजरात से फिर यहाँ चेन्नई, चेन्नई से यहाँ पर ये इसको जोड़ती है। ठीक है, तो अगला हमारा जो त्रिपक्षीय जो हमारा जो मार्ग है वो मणिपुर के मोहे को और म्यांमार से होते हुए थाईलैंड और चियोंग के माए को जोड़ती है। ठीक है, तो ये बात भी हमारी क्या है गलत है। अगला है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के से वाराणसी को चीन में क्या करती है, चीन के से कौन सा जो कुनिगम है उनको ये जोड़ती है। तो ये भी क्या है बात हमारी गलत है। पूछा गया सही कथन, तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इसका डी राइट आंसर होता है, यानी हमारे जो तीनों के तीनों है वो क्या है गलत है। ठीक, तो हमारी जो स्मरणीय चतुर्थ परियोजना के तहत हमारे जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को दो टर्मिनल असम के सियाचिन और हमारा जो गुजरात का पोरबंदर तक क्या करती है अवसर में जोड़ती है। ठीक है, और भारत, म्यांमार, थाईलैंड जिसको IMT के नाम से जानते हैं, जो त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत से शुरू होता है और म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाता है। इसमें जो भारत है उसका जो मोहरेर जो भारत के अंदर, जो म्यांमार का जो उसका बागान है, और जो उसको माय ए सौत ये जो कि थाईलैंड को आपस में जोड़ता है। ठीक है,
और जो त्रिपक्षीय जो मार्ग अभी भी एक निर्माणाधीन परियोजना है, यानी अभी ये क्या है, कार्य में चल रही है, इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए इस क्षेत्र का आर्थिक और विकास में इसका जो योगदान है अभी तक इसकी जो क्षमता नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो अभी इसके साथ किसी प्रकार का हमसे कोई प्रकार का लाभ इससे नहीं हो रहा है। लाओ पीडीआर जो कंबोडिया वियतनाम तक जिसको TLH को विस्तारित किया गया है, तो कहीं कि इसको जो आगे विस्तारित किया गया है जिसके अंदर कंबोडिया और वियतनाम है, वहां तक इसको क्या किया है, विस्तारित किया गया है। ठीक है, और जो बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, सॉरी भारत और म्यांमार है, वो आर्थिक गलियारा जिसको हम BCIM के नाम से भी जानते हैं। गलियारा एक प्रस्तावित संपर्क परियोजना है जिसका उद्देश्य बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार के बीच आर्थिक सहयोग और जो व्यापार है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। और गलियारे में चीन के में जो कुनिगम से म्यांमार और बांग्लादेश के माध्यम से चलने और अंततः भारत के जो कोलकाता तक क्या गया पहुंचने की क्या है, इसकी उम्मीद है। ठीक है, तो न कि ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी वगैरह है वहां तक ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोलकाता है भारत का, वहां तक ये करते हैं, इसका हम कहते हैं पहुंचने की क्या है, उम्मीद है। ठीक है, तो इसका भी हमारा जो राइट आंसर होता है वो हमारा डी होता है, यानी इसके जो तीनों के तीनों कथन थे वो क्या थे, गलत थे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतने ही। हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जिसका हम फुल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो आपकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जब हमारा जो पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब इसकी हम पूरी जो मर्ज वीडियो है वो आपको फॉर्म में सही तरह आपको दे देंगे। अलग अलग वीडियो को आपको रखना क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, इससे अच्छा हम आपको एक बढ़िया जो शायद हो सके तो A4 साइज जो पेज है उसके अंदर जिसकी आप PDF भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।